नमस्कार। तो आइए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और एक दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने लिखा है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसे लिखा है। तो आइए हम बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरी कल्पना का आदर्श समाज के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के क्या विचार हैं, इसकी हम समरी आपको बताएंगे। और हम देखिए बिल्कुल बकवास लेके नहीं आए, कोई समय बर्बादी नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है और जिस एग्ज़ाम में आने के जिसकी ज़्यादा चांस है वही हम लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित है। भीमराव अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि जो हमारी कल्पना का आदर्श समाज है वो स्वतंत्रता पर आधारित है, समता पर आधारित है, भाईचारा आप जानते ही हैं कि एक दूसरे का सहयोग करना जिसे हम भाईचारा बोलते हैं। और स्वतंत्रता जानते ही हैं, फ्रीडम। और समानता, इक्वलिटी जानते ही हैं। ठीक है, अब आइए, और किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता तो होनी ही चाहिए कि समाज में समय के साथ कुछ परिवर्तन आसानी से किए जा सकें और जनहित में लाए गए फैसलों का लाभ उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक के व्यक्ति को एक समान रूप से मिल सके। अब इसमें भीमराव अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि जो भी समाज है, ठीक है, जो भी समाज है, एक आदर्श समाज की पहचान क्या है कि उसमें कम से कम इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे समाज आसानी से एक्सेप्ट कर ले। समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसे समाज आसानी से एक्सेप्ट कर ले। और जो भी जनहित में लाए गए फैसले हैं उनका उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक, जैसे कोई डेवलपमेंट के लिए, जैसे राशन वितरण के लिए अगर कोई सरकार का फैसला है तो वो उच्च वर्ग के साथ साथ निम्न वर्ग को भी मिलना चाहिए। इसी प्रकार समाज जो गतिशीलता है उसका मतलब परिवर्तन लाना चाहिए। जैसे कि पहले जाति प्रथा थी, ठीक है, इसके अलावा हम सती प्रथा ले रहे हैं। जैसे कि पहले महिलाएं, जैसे उनके हस्बैंड को एक्सपायर हो जाते थे तो क्या होता था, उन्हें उन्हीं के साथ दहन कर दिया जाता था। ठीक है, तो सती प्रथा थी वो, लेकिन समय के साथ ख़त्म हो गई क्योंकि समाज ने परिवर्तन अपने आप लाए। इसी के बारे में बोलते हैं कि जो एक अच्छा समाज की पहचान ये है कि समय के साथ वो अपने आप को परिवर्तित कर ले। ठीक है, अब फिर देखिए इसमें लिखा है जिससे समाज को सभी लोग उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। तो इसमें भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं कि जनहित के लिए लाए गए जो फैसले होते हैं उसे सभी का उसको लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो डेवलपमेंट से संबंधित हो चाहे किसी से संबंधित हो, जिससे कि क्या होता है कि समाज का हर व्यक्ति उससे फ़ायदा ले सके और उन्नति हो सके। समाज में लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस समाज में लोग एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं या उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं वह समाज निश्चित रूप से उन्नति करता है। तो इसमें बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब एक ऐसा आदर्श समाज, कल्पना का एक ऐसा आदर्श समाज जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो, सभी लोग एक दूसरे का ध्यान है, ऐसे समाज ही वास्तव में उन्नति कर पाता है। आगे बी आर अम्बेडकर साहब बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि समाज में भाईचारा दूध और पानी के समान होना चाहिए। जैसे पानी दूध में मिलकर दूध जैसा हो जाता है, फिर उसे दूध से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह समाज में भाईचारा होना चाहिए। तो बी आर अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि बिल्कुल भाईचारा समाज में उसी प्रकार होना चाहिए जैसे कि दूध में पानी मिल जाता है, पानी मिलने के बाद पानी का भी कलर दूध के समान हो जाता है, उसी प्रकार भाईचारा होना चाहिए। कोई नीची जात कोई ऊंची जात नहीं होना चाहिए, सभी में समानता का भाव होना चाहिए। जिस समाज में कोई भेदभाव ना हो वही सही अर्थों में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की यहाँ पर एक अच्छी सी परिभाषा दी है यहाँ पर बी आर अम्बेडकर साहब ने कि जिस समाज में कोई भेदभाव ना हो, एक ऐसा समाज जिसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, न जाति पाति हो, न उच्च नीच हो, न रंगभेद हो, एक ऐसा समाज ही अच्छे सही अर्थों में लोकतंत्र है, नहीं तो वो लोकतंत्र का ढोंग है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ देश चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था नहीं है। तो भीमराव अम्बेडकर साहब क्या कहते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें एक अच्छे से शासन चलता हो, बल्कि एक ऐसा समाज है जहां लोग एक दूसरे का, अपने साथियों का सम्मान करें, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, जहां हर किसी को अपना व्यवसाय चुनने की आज़ादी हो, वही लोकतंत्र है। तो ये आप थोड़ा याद कर लेना क्योंकि ये एक अच्छा पॉइंट है कि लोकतंत्र क्या है बी आर अम्बेडकर साहब की नज़र में, तो उन्होंने क्या बताया है ये मैंने अंडरलाइन कर लिया है, एक बार फिर से आप देख लें। और मैं इसी के साथ साथ जल्दी आगे आपसे बढ़ता हूँ। ठीक है, लेखक पूछते हैं कि जब कहीं भी आने जाने, अपने जीवन की सुरक्षा करने, अपने कार्य के लिए आवश्यक औजार और सामग्री रखने की स्वतंत्रता हमें मिल सकती है, तो फिर हमें अपने मनपसंद का कार्य चुनने की स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल सकती।
सिर्फ ये मतलब जाति प्रथा के ऊपर उंगली उठाने की बात कर रहे हैं, उधर ही इंगित कर रहे हैं कि लोग हर किसी का हर तरह का कार्य कर सकते हैं, अपनी इच्छा से खा सकते हैं, अपनी इच्छा से घर बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपना जो पेशा है, जो काम करने का तरीका, वो जो काम करने की क्या काम करना, एक चूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे नीचे जाति वाले सफाई पहले काम किया करते थे, उस समय की बात है, उस आधार पर इन्होंने लिखा है। हालांकि आज भी समाज में ये चीज़ देखने को मिलती है, तो लोग अपनी मनपसंद का कार्य क्यों नहीं चुन पाते हैं, इसके बारे में B.R. अम्बेडकर साहब बोल रहे हैं। ठीक है, हालांकि कुछ जाति प्रथा के समर्थक, ठीक है, जीवन, शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति के अधिकार को स्वतंत्रता की मान भी लेंगे, लेकिन अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं होंगे। तो B.R. अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि हालांकि जो जाति प्रथा के समर्थक लोग हैं वो जीवन में शारीरिक सुरक्षा व संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता मान भी लेंगे, लेकिन काम चुनने के लिए उनको अवसर नहीं देंगे। उनके मन में सिर्फ यही रहेगा कि दलित सिर्फ सफाई का काम करेगा। B.R. अम्बेडकर साहब इस चैप्टर में ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि दास्ता यानी गुलामी में जकड़कर रखना, यानी लोगों को गुलाम बनाए रखना है। ठीक है, जब उन्हें उनके मनपसंद का काम नहीं मिलेगा, इसका मतलब यही हुआ कि लोग एक उच्च वर्ग के गुलामी में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता है। जब कुछ लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है, यह भी एक तरह की दास्ता ही है। ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता नहीं है। पहले क्या था, पहले संविधान के तौर पर जब दास प्रथा थी, संवैधानिक ये चीज़ होती थी कि गुलामों को बेचा खरीदा जा सकता है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अब वो चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन सिर्फ कानूनी नहीं है, ये लोगों के द्वारा भी किया जा सकता है। उच्च वर्ग द्वारा नीचे वर्ग वाले लोगों को दास की तरह रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ये परिभाषा आप देख लीजिए कि दास्ता के बारे में B.R. अम्बेडकर साहब क्या बोलते हैं, उनका क्या विचार है, ये अंडरलाइन मैंने आपको कर दिया है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और जाति प्रथा के लोगों को अक्सर अपनी इच्छा के विरुद्ध लोगों द्वारा बनाए हुए कानूनों को मानना ही पड़ता है। और जाति प्रथा की ऐसी प्रथा है जिसमें लोग न चाहकर भी उन कानूनों में बंधना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जाति प्रथा वाले समाज में विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता। और जाति प्रथा वाले समाज में क्या है, जिस जाति में जन्म ले लिया, अगर आपने समझ ली वाल्मीकि यानी कि दलितों में जन्म ले लिया, तो क्या हुआ, उन्हें सफाई का ही काम मिलता था पहले के समय पर, और वो चाहकर भी अपना पेशा नहीं बदल सकते, वो नहीं ब्राह्मण की तरह पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। ठीक है, बल्कि बेशक उनकी इच्छा हो या ना हो, या वो कार्य करने लायक हैं या ना हो, बावजूद इसके उन्हें कार्य करना ही पड़ता था। एक व्यक्ति जो अपने जन्म से पूर्व निर्धारित कार्यों को अनिच्छा से जीवन भर करना पड़ता है। यही जो मैंने वही बात बोली, जिस जाति में जन्म ले लेता था उसकी कोई गलती तो होती नहीं थी, जो जन्म से पहले यानी कि उसका कार्य निर्धारित हो जाता था कि वो क्या करेगा, चाहे वह उसके लिए सही हो या नहीं। लेखक कहते इसी तरह समाज में समानता का अधिकार भी होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए यह भी कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते हैं। तो इसमें क्या बोलता है कि लेखक कहता है कि इसी तरह समाज में समानता का अधिकार होना चाहिए। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं हो सकते, उनका तर्क थोड़ा बहुत सही भी हो सकता है, और ये रियलिटी है कि सभी मनुष्य कभी कभी बराबर नहीं होते हैं। कोई शारीरिक तौर से कमज़ोर है, कोई संपत्ति के आधार पर कमज़ोर है, कोई किसी के आधार पर कमज़ोर है, कोई बैकग्राउंड के आधार पर कमज़ोर, सभी समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य इन 3 बातों पर समान नहीं होते। वो कौन कौन सी 3 बातें हैं, इसके बारे में देखिए। ये B.R. अम्बेडकर साहब का हमने एक इसमें PDF में ये एक अच्छा सा चित्र लगाया है। ठीक है, बहुत अच्छा सा लग रहा है ये, इसमें B.R. अम्बेडकर साहब का ये हमने चित्र लगाया, इसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन से आधार पर नहीं है, पहली देखो, पहली एक शारीरिक। ठीक है, शारीरिक में क्या बताया, शारीरिक में वंश परंपरा, जैसे शरीर में रंग रूप है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, तो लोग सांवले के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं समाज में। आकृति है, किसी का गोलाकार चेहरा है, किसी का लंबा चेहरा है, कोई गंठा है, कोई लंबा है। ठीक है, जन्म के आधार पर यानी किसी धर्म जाति में जन्म लिया, तो ये शारीरिक हो गया। ठीक है, एक सामाजिक उत्तराधिकार। दूसरा क्या बताया इसमें, एक सामाजिक उत्तराधिकार। इसमें क्या है, यानी उसके माता पिता कितनी संपत्ति उसे देकर गए, छोड़कर गए, कौन कौन सी चीज़ें मिली, ये सब ये चीज़ें हैं। ठीक है, और फिर तीसरा एक मनुष्य के अपने प्रयत्न, यानी कि मनुष्य ने कैसा आया। देखिए, मनुष्य कुछ लेकर नहीं जाता, लेकिन ख्याति काफ़ी बटोर सकता है। जैसे B.R. अम्बेडकर साहब दलितों में पैदा हुए, बावजूद इसके अपने प्रयत्न कर करके उन्होंने अपनी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई और लोगों को संविधान दिया। ठीक है, लेकिन इन 3 विशेषताओं के आधार पर समाज में उनके साथ असमान व्यवहार तो नहीं किया जा सकता ना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, ठीक है, तो उसकी ये थोड़ा ही कि उसको असमान व्यवहार, उसको नीचा दिखाने का कार्य किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शारीरिक वंश परंपरा व सामाजिक उत्तराधिकार का अधिकार व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। शारीरिक
ठीक है, इसके हाथ में नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर कभी कभी किसी को कमज़ोर बना देता है, किसी को बलिष्ठ बना देता है। वंश परंपरा, ठीक है, और सामाजिक उत्तराधिकार उसके हाथ में नहीं होता है। ये एक पहले से निर्धारित चीज़ है, जो होता है वो मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए इस आधार पर किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तो बी आर अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि किसी जो व्यक्ति के हाथ में नहीं है, उसके आधार पर उसको उसके जो मतलब हाथ में नहीं है और उसके साथ दैविक आपदा से घटित हो जाता है या कैसे भी घटित हो जाता है, तो उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें मानव मात्र के प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए। समाज में सभी लोगों को समान अवसर अधिकार मिलने चाहिए, असंभव होते हुए यह सत्य है, ठीक है। देखिए बी आर अम्बेडकर साहब, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें मानव मात्र के प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए। तो बी आर अम्बेडकर साहब ये बोल रहे हैं कि हमें जाति धर्म और संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। समाज में सभी लोगों को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर साहब का ऐसा विचार है, ऐसी विचारधारा है कि समाज में जितने भी लोग हैं, हर किसी को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए, असंभव होते हुए ये सत्य है। लेकिन ये संभव नहीं, बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि सभी को बराबर अधिकार मिल जाए, ठीक है। लेखक कहते हैं कि उत्तम व्यवहार के हक ही प्रतियोगिता में वो लोग निश्चित आगे निकल जाएंगे जिन्होंने अच्छे कुल में जन्म लिया है। उन्हें विरासत में अथाह संपत्ति, धन, व्यवसाय प्रतिभा। सीधी सी बात है, जैसा कि जानते हैं आप अपने पड़ोसियों को भी देखते होंगे, काफ़ी को, जो लोग अमीर हैं वो प्रतियोगिता में हमेशा आगे निकल जाते हैं, और हमारे हाथ में होता है सिर्फ और सिर्फ मेहनत। अगर हम वो करेंगे तो हम भी आगे निश्चित तौर पर निकलेंगे, ठीक है। अगर हम सिर्फ पूर्ण सुविधा संपन्नों के साथ उत्तम व्यवहार करें या उन्हें ही उत्तम व्यवहार का हकदार माने, तो हमारा यह निर्णय पक्षपाती होगा। और बी आर अम्बेडकर साहब इसी आधार पर बोलते हैं कि सिर्फ हमें ये नहीं करना चाहिए जिसके पास अथाह संपत्ति है पहले से, उसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि हर एक व्यक्ति जो समाज में मौजूद है, हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यही एक अच्छा निर्णय होगा। वरना जिस व्यक्ति के साथ हम एक अच्छा व्यवहार करते हैं, जो अमीर है उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो इसका मतलब हम पक्षपात कर रहे होंगे, यानी कि हमारा निर्णय सही नहीं होगा, ठीक है। आगे बी आर अम्बेडकर साहब बोलते हैं, यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना जैसा होगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि हम सुविधा संपन्न लोगों की, यानी कि अमीर लोगों के पक्ष में निर्णय दे रहे हैं। इसीलिए कभी भी शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो बोल रहे हैं बी आर अम्बेडकर साहब की शारीरिक परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर निर्णय नहीं चाहिए। यदि हमें समाज के सभी सदस्यों से अधिक योगदान प्राप्त करना है, तो हमें सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे और सभी के साथ एक समान व्यवहार करना होगा। तो ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा समाज जो रियल में डेवलपमेंट करना चाहता है, योगदान चाहता है, वो सभी लोगों को समान अवसर दो, चाहे वो दलित हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, ठीक है, चाहे किसी जाति धर्म का हो, हमें सभी को बराबर अवसर देने चाहिए। तभी ये संभव होगा कि हम एक समाज में, एक सोसाइटी में रियल डेवलपमेंट कर पाएँ। और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता का विकास करने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। और उसी के अकॉर्डिंग बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो जिस काम करने लायक है, जो करना चाहता है, जिसमें इंटरेस्ट है, उसी के आधार पर उसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसके जन्म के आधार पर उन्हें काम दे देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति का प्रयत्न कम हो सकता है और किसी का ज़्यादा, लेकिन कम से कम हमें सभी को समान प्रयत्न करने का अवसर उपलब्ध करना चाहिए। तो बी आर अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि हाँ, ये हो सकता है कि कोई कम प्रयत्न करे, कोई ज़्यादा प्रयत्न करे, लेकिन हमारे हाथ में ये है कि हम सभी को उनके अपने अवसर प्रदान करें, चाहे वो कम प्रयत्न करे, चाहे ज़्यादा। अम्बेडकर जी कहते हैं कि मानवता की दृष्टि से समाज के दो श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता है। मानवता की दृष्टि से समाज को दो श्रेणियों हम नहीं बांट सकते। कौन सी श्रेणी? एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। व्यावहारिक सिद्धांत यही है कि सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। और जो हमारा रियल में जो प्रिंसिपल होना चाहिए, वो इस आधार पर होना चाहिए कि हम सभी को समान व्यवहार के साथ रखेंगे। जैसे राजनीति के सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है बी आर अम्बेडकर साहब ने कि राजनीतिक जैसे सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? वो सभा में जाएंगे और सभी की बात करेंगे। ये नहीं है कि एक किसी कास्ट की बात करें, कि एक वर्ग की बात करें, ऐसा करेंगे तो उनका वोट कट जाएगा, चाहे उनके दिल में चाहे कोई बात हो, चाहे किसी कास्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे किसी धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब वो स्टेज में जाते हैं, सभा में जाते हैं, तो क्या करते हैं? सभी को बराबर निगाह से देखते हैं, सभी को एक जैसी बात बोलते हैं। राजनेता इसी धारणा को लेकर चलता है और सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। और राजनेता इसी आधार पर ही तो वहाँ पर स्टेज पर जाके बोलता है, तभी उसकी राजनीति फलती फूलती। अन्यथा अगर वो कहने लगेगा कि मैं हिंदूवादी नेता हूँ, मैं मुस्लिमों का नेता हूँ, तो हिंदू वोट नहीं देगा उसको। और अगर वो कहेगा मैं
मुस्लिमों का वोट है तो हिंदू वोट नहीं देगा, और हिंदू कहता है तो मुस्लिम वोट नहीं देगा। लेकिन वो रियल में बात किसकी करेगा? ऐसे करेगा, मैं आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिलवाऊंगा, अच्छे स्वास्थ्य की बात करूंगा, अच्छे स्कूल बनाऊंगा, ये सारी बातें करके वो क्या बोलता है, सभी के लिए समान बातें करता है। हालांकि समानता एक काल्पनिक जगत की वस्तु है। तो बी आर अम्बेडकर साहब लास्ट में कहते हैं कि इक्वलिटी जो है वो एक कल्पना मात्र की चीज़ है। राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि देख रखते हुए यही मार्ग अपनाना पड़ता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है, और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी। और यही कहते हैं बी आर अम्बेडकर साहब कि एक राजनीतिज्ञ को सभी कसौटियों पर खड़ा उतरना पड़ता है, और हर तरह से मतलब उसे ऐसा दिखाना पड़ता है कि मैं आपके साथ हूँ। इसमें बी आर अम्बेडकर साहब ने यही बोला है कि हम मतलब हर कसौटी पर एक राजनीतिक तभी सफल है जब वो हर कसौटी पर हर वर्ग के, हर धर्म की, हर जाति की बात करेगा। अन्यथा अगर किसी पक्षपात करेगा तो उसकी जो है असफलता ही उसको हाथ में लगेगी। तो इसमें सिर्फ यही बात बोली गई कि इसकी समानता, भाईचारे, बंधुत्व और स्वतंत्रता की बात बोली गई है, ठीक है। और एक आदर्श समाज क्या है जिसमें सभी लोग भाईचारे से रहें, एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, इसके बारे में बताएं। उम्मीद है आपको बहुत राहत मिलेगी, आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। किसी ने कहा था, इसलिए आज मैं रात में बैठकर इसको वीडियो को बना रहा हूँ 3-4 दिन पहले एक कमेंट पढ़ने के बाद। तो आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, वो चीज़ ज़रूर प्राप्त कर पाऊँगा। मात्र एक कमेंट आई, उसी के आधार पर मैंने ये जो है वीडियो बना दी है। तो उम्मीद आपको पसंद आई होगी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नया चैनल है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए तत्पर रहूँ। धन्यवाद।